ये हराम और हलाल इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो ये लफ्ज़ हलाल इकोनॉमी या इकोनॉमी से पहले हलाल, ये कैसे आया? जहां पर भी जुल्म होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो हराम है। लेकिन जहां पर कोई चीज आप अटकते हैं, वहां पर पूरा नजरिया बैंकिंग सिस्टम का चेंज हो जाता है। वो आदमी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर 70-80% वो जुल्म की बुनियाद होती है। क्या ये मुमकिन है हिंदुस्तान में, जहाँ इतना बैंकिंग सिस्टम है, कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन सिस्टम लागू हो सके? आज इंडिया के अंदर एक इशू जो हमको आता है वो ये कि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का फ्रेमवर्क नहीं बनाया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एमएसएमई में कुछ लोन ऐसे हैं जहाँ इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका, और कितना मिल सकता है लोगों को? आप माइक्रो फाइनेंस 50,000 रुपए से लेकर और अगर आप मिड सेगमेंट में आप जाते हैं तो वो वहां पर चीज 5 करोड़ और 10 करोड़ तक भी हो जाती है। अब मुझे घर खरीदना है और मेरे पास पैसे हैं नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं लोन लूँगा। अब इंटरेस्ट हराम कर दिया। अब इसको मैं फतवों से दूर रखता हूँ। प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप इसका क्या देंगे? हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा। आज के इस माहौल में आप क्या सजेस्ट करें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए मुझे एमबीए करना है या एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करनी है, या तो मैं लोन लूँ या मैं ना पढ़ूँ। बहुत सारे बैंक्स हैं जो अब इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स भी दे रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी को इस वक्त एजुकेशन के मामले में और हेल्थ केयर के मामले में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कम्युनिटी सपोर्ट डेवलप हो? हमको अब खड़ा होना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और जिसने इसके ऊपर फिक्र करी और इसको अब ना देखें कि लोग क्या कहेंगे। जी, मुस्लिम कंट्रीज में क्या सूरत हाल है, वो कैसे करते हैं सब चीज़ें? उन्होंने अपने को अपग्रेड किया, दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को और एक्सपर्ट्स को वो लेकर आए। तो वक्त की प्रॉपर्टीज़ को मैं कम्युनिटी के लिए, इंडिया के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अफोर्डेबल हाउसिंग, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स। हमारे पास हजारों करोड़ की वक्त की संपत्तियां, और खुद हम अपनी कमी इसको बताते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क पे काम ही नहीं कर पाए। आदाब, सलाम टीवी के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। आज का जो ये मौजू, जो टॉपिक है, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है। फ़ायदेमंद इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसों की, और पैसे वो भी जो हलाल के हों। कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता है, मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता है। लेकिन इन पैसों को लेकर हलाल और हराम, सूद दे या ना दें, दोनों हराम है, तो फिर हिंदुस्तान की जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें बिना इंटरेस्ट के, बिना सूद के आप लोन नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे कौन से रास्ते हैं जिस रास्ते से आपका काम भी चल जाए और फिर हम हलाल इकोनॉमी या इस्लामिक वे ऑफ फिनेंस की बात भी कर सकें? तो मुझे पैसों की समझ नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मैंने जो एक एक्सपर्ट को बुलाया है, वो बेहद काबिल इंसान है, एंटरप्रेन्योर हैं और इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं, जनाब उमर सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत। पैसा हराम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये हराम और हलाल इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो ये लफ्ज़ हलाल इकोनॉमी या इकोनॉमी से पहले हलाल, ये कैसे आया? देखिए, कोई भी चीज़ एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो होती है जी, वो हराम है। वैसे भी आप सोसाइटी में अगर देखें तो जहाँ पर भी जुल्म होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो हराम है। वो कोई भी किसी पर कर रहा हो, उसमें ना कोई रिलीजन का कोई रोल है, ना कोई इंसान के बैकग्राउंड का रोल है। कहीं पर भी एक्सप्लॉयटेशन है, बुनियादी चीज़ ये है कि एक्सप्लॉयटेशन इज़ हराम। जी, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात आती है कि जहाँ पर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट का जो बुनियादी पूरा जो स्ट्रक्चर है, अगर आप तारीखी तौर पर देखें तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म, मतलब एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, साहूकारी और पूरे तौर पर एक्सप्लॉयटेशन पे डिपेंड है। जो उसके नताइज जो निकल कर आए सामने, ऐसा नहीं है कि हर इंटरेस्ट लेने वाला ख़राब था या हर इंटरेस्ट देने वाला ख़राब था, लेकिन वही बात जो हम शराब के साथ कहते हैं कि भाई उसके जो
ज़्यादातर जो असरात हैं वो ख़राब हैं, नताइज खराब हैं। तो इंटरेस्ट के साथ भी यही रहा कि पूरी तारीख आप पढ़ते चले जाइए और आज भी एक हज़ारों साल की एक वो करते चले, ये कोई 100 साल का भी मसला नहीं है। बैंकिंग तो ये पूरा सिस्टम फाइनेंस जो है ये तो हमेशा से, बिल्कुल जब से दुनिया है, जब से रही है जो है। तो पैसा बिल्कुल हराम नहीं है, लेकिन पैसे का एक्सप्लॉयटेशन हराम है। सो पुरानी फिल्मों में हम देखते थे, हिंदी फिल्मों में, कि एक लाला होते थे, साहूकार होते थे, तो आपने अपने सोने या अपनी ज़मीन रहन पे रख दी उनके पास, उनसे पैसे ले लिए और फिर पूरी ज़िंदगी वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहे। अब सिस्टम बदल गया है। अब आम तौर पे कोलेटरल नहीं भी होता है। आप गए, आपने बैंक में, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप अच्छा कमा रहे हैं, बैंक को आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने आपसे कहा कि आपको इतने इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। पहले से टर्म्स एंड कंडीशन तय हैं कि आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा और 8%, 10%, 9% जो भी है वो आपसे इंटरेस्ट लूँगा मैं। तो यहाँ तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। जब तक सब अच्छा चल रहा होता है वहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, लेकिन हिडन तौर के ऊपर जब आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, अगर आप बुनियादी तौर पे देखें तो बगैर किसी के सामने ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लाए हुए, कितना भी आप मीडिया से हैं लेकिन यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस, राइट। तो आपसे जब आकर कोई बैंक वाला कहेगा यहाँ साइन करिए, तो 90% ऐसा होता है कि लोग वो जो पीछे छोटा 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 Terms छोटा and लिखा रहता है, condition, टर्म्स लिखे रहते जी। हैं, जिनमें से बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं कि अगर आपको वो एक्सप्लेन लोग करें, आप कहेंगे मैं इसको नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं हिडन सिनेरियो जो है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसके ऊपर आप अपना साइन कर रहे हैं। अब जब तक आपके फाइनेंसेस अच्छे चल रहे होते हैं, आप रीपेमेंट की इस्तेदाद होती है आपके अंदर, तो कोई मसला नहीं होता, आप उसको लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जहां पर कोई चीज आप अटकते हैं, वहां पर पूरा नजरिया बैंकिंग सिस्टम का चेंज हो जाता है। वही लोग जो अभी तक आपको बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे थे, आपको क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे थे, आपको लोन्स, पर्सनल लोन ऑफर कर रहे थे, अब पूरी टीम ड्रास्टिकली एक चेंज आ जाता है। अब धीरे धीरे उनके जो नज़रिए हैं, उनके बातचीत का तरीका, उनकी चीज़ों का, वो आदमी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट ये है कि ये जो इन्होंने पैसा लिया है ये विद इंटरेस्ट हमको वापस मिलना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर 70-80% वो जुल्म की बुनियाद होता है। अब जाहिर सी बात है कुछ गलत इंटेंशन के भी लोग होते हैं, वो भी पैसा ले लिया, पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन इस पर होता है कि एक चीज़ हो गई और उसके बाद अगर उसमें कोई चीज़ बिगाड़ आया, हालात दुनिया के ख़राब होते रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आप जब तक आप उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, आप एक दूसरे के, हम एक सोशल फैब्रिक में रह रहे हैं, फाइनेंस सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, ये कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप वो कर रहे हैं। उस सोशल फैब्रिक के अंदर आपस में रीस्ट्रक्चरिंग, जब गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स की करती हैं, आईएमएफ के साथ लोन्स रीस्ट्रक्चर हो रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपना रीस्ट्रक्चर कर रही हैं, तो जो बुनियादी तौर पे जो यूजर है उसके आप रीस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? उमर साहब देखिए, मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बैंकर्स भी हैं, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, फतवे बहुत हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जो भी बात करें, जो गुफ्तगू करें, फतवे भी, चूँकि अब अलग अलग फ़िक़्ह के लोग हैं, अलग अलग तरीक़े के लोग हैं, अलग अलग फ़िरक़े के लोग हैं, उनका अलग अलग फतवा है, वहाँ भी इजमा है नहीं। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल बात करें बिल्कुल, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले हैं, वो ये समझ सकें कि हम जिस माहौल में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ पे जो लोन का एक सिस्टम है, जो इंटरेस्ट का एक सिस्टम है, उसको हम कितना अपने हक़ में वायबल बना सकते हैं। तो मैं इसी नज़रिए से आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। क्या ये मुमकिन है हिंदुस्तान में, जहाँ इतना बैंकिंग सिस्टम है, कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन सिस्टम लागू हो सके? बिल्कुल हो सकता है और हो रहा है। अगर आप देखें कि मुख्तलिफ जो NBFCs हैं, आज इंडिया के अंदर एक इशू जो हमको आता है वो ये कि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का फ्रेमवर्क नहीं बनाया है एंड यूजर के लिए, जिसको आप कहते हैं पर्सनल बैंकिंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जहां पर आप नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग से बच सकें या नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को ले सकें। मुख्तलिफ किस्म की क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, NBFCs हैं, ख़ास तौर से साउथ इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इस तरह के फ्रेमवर्क मौजूद हैं
कि जिसके ऊपर लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी चीज़ें कर सकते हैं। चैलेंजेस उसके हैं, जब आप शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, जो एक बैकअप सपोर्ट मिलना चाहिए दोनों तरफ से, फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ से भी और कम्युनिटी की तरफ से भी, दोनों चीज़ों में कमियां हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें साथ में मिलकर काम करेंगे, कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक तारिक साहब हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर परसिवरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमको रिमाइंड नहीं कराएंगे, हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे ही नहीं। राइट। अब कितने प्रोडक्ट्स बैंकिंग में आते हैं जिसके अंदर रिमाइंड कराया जाता है। खुद आप देखें, अगर 50 साल में इंडियन कमर्शियल बैंकिंग आप देखें तो पहले अनसिक्योर्ड लोन का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। अब धीरे धीरे लेकर आए जो है कि भाई इसके ऊपर लोग नहीं दे पा रहे हैं, कहां से लाएं, 1 करोड़ रुपए लेने हैं, अब उसके ऊपर अगर हम 1.5 करोड़ रुपए की वो दे देंगे तो कैसे, हम कहां से लेकर आएंगे उस चीज को। इसी तरह ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग एग्जिस्ट आज नहीं करता है, लेकिन कमी है, चैलेंजेस हैं। अगर साथ में मिलकर उसको काम किया जाए तो उन प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जा सकता है। पहले वो एनबीएफसी के फ्रेमवर्क में आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद उसको एक कमर्शियल बैंकिंग या नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का फुल फ्लेज लाइसेंसेस के तौर के ऊपर भी चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एमएसएमई में कुछ लोन ऐसे हैं जहाँ इंटरेस्ट नहीं लगता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका, और कितना मिल सकता है लोगों को? गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सिडबी को उन्होंने एक तरह से ये मैंडेट दिया है कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर्स में माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लेवल पर और एसएमई लेवल पर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वो है, स्पेक्ट्रम है। आप माइक्रो फाइनेंस 50,000 रुपए से लेकर और अगर आप मिड सेगमेंट में आप जाते हैं तो वो वहाँ पर चीज़ 5 करोड़ और 10 करोड़ तक भी हो जाती है। तो 50,000 से लेकर 10 करोड़ तक के ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब उसके लिए गवर्नमेंट इनको मैंडेट दी है, सिडबी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कि आप हमारे तरफ से सीटीमीएस स्कीम के अंदर आप बैंक्स को कहिए कि भाई हम इनकी गारंटी लेते हैं और आप इनको लोन दीजिए इंटरेस्ट फ्री। हाँ, उसमें कुछ जगह इंटरेस्ट है, कुछ जगह इंटरेस्ट नहीं है। एक स्टेप तो इन्होंने लिया है कि कम से कम वो जो पूरे तौर पर एक एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद थी वो इसके अंदर नहीं है। अब कुछ जगह उसमें इंटरेस्ट है, कुछ जगह इंटरेस्ट नहीं है। मुख्तलिफ एनबीएफसीज जो हैं वो कुछ नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि लोग उस स्कीम के तहत बैंक्स में जाते हैं और सिडबी की बुनियाद के ऊपर और मुख्तलिफ बैंक्स की बुनियाद के ऊपर वो उन चीज़ें अवेल कर लेते हैं। वो जो एक बहुत बड़ा एक इशू आता है कि आपके पास कोलेटरल क्या है, वो चैलेंज यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप उस स्कीम में आगे तो बढ़ जाते हैं, बट व्हेन यू गो टू द एंड यूजर एंड बेसिकली गिवर, जो बैंक होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि उनसे भी बात इसको प्रमोट भी किया जाए, जो है। अच्छा, अब आम लोगों की बात करते हैं। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे फतवे हैं। अब मुझे घर ख़रीदना है और मेरे पास पैसे हैं नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं लोन लूँगा। अब जैसे मैं लोन में जाऊँगा, बैंक में जाऊँगा तो कहेंगे भाई इसमें तो इंटरेस्ट लगेगा जी। अब इंटरेस्ट हराम कर दिया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो घर ख़रीदूँ या घर ना ख़रीदूँ। तो अगर घर ख़रीदूँगा तो मैं लोन लूँगा, लोन अगर लूँगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसको मैं फतवों से दूर रखता हूँ, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप इसका क्या देंगे? बहुत सारे ग्रुप अब वजूद में आए हैं जो हाउसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, बैंकिंग तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वहां अगर आप जाते हैं तो वहां तो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा। उसको तो अभी आप, वही जो अभी बात हो रही है कि वो फ्रेमवर्क आज मौजूद नहीं है। कुछ क्रेडिट सोसाइटीज उसके अंदर आती हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफी काम कर रही हैं इस वक्त, और उसमें चीजों के अंदर माडा भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनबीसीसी भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ जो इनकी नोडल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो भी, हुडको वगैरह भी इसके अंदर आती हैं और चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन आम जनता इससे नावाकिफ है। अब बहुत सारे डेवलपर्स और बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं, खुद हमारा ग्रुप भी इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर दे दिए जी। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख का घर है, आप क्यों उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं?
आप उस 40 लाख के घर को थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाकर उनको इंस्टॉलमेंट कर दिए, बजाय ये कि आप उनके ऊपर इंटरेस्ट डालते चले जा रहे हैं और वो कभी इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप डालते चले जा रहे हैं। उसको करने के बजाय एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बन सकता है कि आप मकान की जो इस वक्त मकानियत है और उसकी जो एक कॉस्ट है, हमारी एक कॉस्ट उस पर 25 लाख रुपए आई, आप उसका प्रॉफिट 10 लाख रुपए रखना चाहते हैं, हर कोई प्रॉफिट रख रहा है। अब उस 10 लाख के प्रॉफिट के बाद भी जब आप बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं तो बैंक्स अपनी हाउसिंग सिस्टम चलाता है। तो अब बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो बैंक से ये कह रहे हैं कि भाई आप इनके लोन अकाउंट तो खोल दें, लेकिन उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, हमें आपका लोन नहीं चाहिए, लेट देम पे टू अस डायरेक्टली, और वो आपके इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे और आप अपने वक्त के ऊपर उन चीजों को मियाद के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। इससे एक फायदा क्या होता है कि किसी स्टेज के ऊपर आपका बाउंस भी अगर होती है चीज, तो वो जो एक लोगों को एक डर होता है, प्रेशर होता है कि भाई अच्छा, खास तौर से जो बेचारे हमारा वो क्लास है जो बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पैसा कमा रहा है, उसको डर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको अपनी इज्जत भी समाज में देखनी होती है, उसको ये भी देखना होता है कि भाई कल को हमने इतना पैसा दे दिया है, अब थोड़े से पैसे बचे हैं वो भी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें, तो एक अच्छी बात यह है कि डेवलपर के साथ जाकर आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ग्रुप्स के साथ जाकर आपको एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीपेमेंट आपका बन सकता है। बैंक्स के अंदर उसकी बहुत कम लिमिटेशन होती है रीस्ट्रक्चरिंग की। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की जो आप बात कर रही है तो एक लंबा प्रोसेस है जी। अब मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं वो लोग। आपको गाड़ी ख़रीदनी है 40 लाख की, आपको अगर डाउन पेमेंट करना है 40 लाख दीजिए अप फ्रंट और आप गाड़ी ले लीजिए। आपको इंस्टॉलमेंट करनी है तो वो 40 की गाड़ी आपको 50 में मिलेगी, फिर आप इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। अभी इंडिया में ये कल्चर बहुत आम नहीं है। तो फिर पहले सवाल फिर से आता हूँ मैं कि लेकिन अगर मुझे लेना ही है घर, तो क्या इसमें कोई हम रास्ता निकाल सकते हैं अपने अपने आप को खुश करने के लिए कि चलो भैया हमें घर तो लेना है और इंटरेस्ट मजबूरी है देना, तो दे दें और ले लें मकान? क्रेडिट सोसाइटीज़ में ये ऑप्शंस काफ़ी मौजूद रहते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। जैसे हमारे नजीबाबाद के अंदर एक अरसे पहले मुस्लिम फंड कायम हुआ, उन्होंने छोटे छोटे लोगों को खड़ा किया, 1971-70s के अंदर वो कायम हुआ। मुफ्ती ज़की साहब, मुफ्ती इजहार साहब थे, काफ़ी क्लोजली हम लोगों के साथ एसोसिएटेड रहे। उन्होंने अच्छे खासे लोगों को मकान दिलवाए अपनी पूरी उसी माइक्रो फाइनेंस मॉडल के ऊपर, अच्छे खासे लोगों को उनके कारोबार को इस्टेब्लिश कराया उन्हीं उसी मॉडल के ऊपर। तकवा वाले वहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर इस काम को कर रहे हैं, अल अमीन वाले इस वक्त बेंगलोर के अंदर कर रहे हैं, केरला के अंदर अलबरका फाउंडेशन और सारी चीज़ें इस काम को कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप एनबीएफसी के अंदर इतना बड़ा फ्रेमवर्क होता है कि उसके अंदर आप आराम से हाउसिंग लोन को ले सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप इंडिया में देखें हाउसिंग लोन जो कमर्शियल बैंकिंग के अंदर भी है उसमें भी तकरीबन 30-40% एनबीएफसी है जो आपको पैसे दे रही हैं। टाटा कैपिटल है, मुख्तलिफ हर उसका जो है एक फंड मौजूद है जिसके ज़रिए से वो उस चीज़ को कर रहे हैं। तो अगर आप क्रेडिट सोसाइटीज़ के पास जाएं और उस चीज़ को वो करें तो वो मॉडल 2-3 ऑप्शंस के साथ मौजूद रह सकते हैं कि जिसके अंदर आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। और जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो लोगों की हिम्मत भी होगी कि इस तरह के फंड को क्रिएट करें और उस फंड के एतबार से चीज़ों को स्ट्रक्चर करें जो है। ठीक है, अब ये तो है चलिए घर हम ले ना लें, वो अगर इंटरेस्ट नहीं देना है तो नहीं ख़रीदेंगे। अब एक दूसरा मसला है जिसमें फतवा ये है कि भाई हयात मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथों में है। तो मैं बचपन से सुनता आया था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, और दूसरा ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस भाई अल्लाह तवक्कुल रहिए, शिफा देने वाला भी खुदा है। लेकिन आज के माहौल में ये है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है खुदा न खास तो मैं अस्पताल जाऊँ और मुझे डॉक्टर कहते हैं, अस्पताल कहते हैं कि 5 लाख रुपए जमा कीजिए, सर्जरी होनी है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस माहौल में आप क्या सजेस्ट करें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी चंद साल पहले जो हमारा फ़िक़ा है, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और मुख्तलिफ ज़्यादातर इजमा जहाँ जिसके ऊपर हुआ, और ख़ास तौर से जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने सब लोगों को कहा कि आज के इस दौर के अंदर जबकि
सिचुएशन ये है कि हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिनेरियो है। यानी जितना जितना तरक्की कर रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ साइंसेज और सारी चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और पहले जो काम गवर्नमेंट के सेक्टर में हो जाता था, लोग एम्स चले जाते थे, सफदरजंग चले जाते थे, अब लोगों को वहाँ पर लाइन में और क्यू में लगते लगते एक अरसा हो जाता है और अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब एकदम से आप कहाँ से, जैसे आपने बहुत अच्छा वो कहा कि एकदम से 5 लाख रुपए पेसमेकर लगाने के लिए कहाँ से लाएंगे, कैंसर की सर्जरी हो रही है कहाँ से आएंगे। तो अब इसके ऊपर हमारा एक बड़ा तबका मुफ्तियान का ऐसा है कि जो इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अभी भी काफ़ी इसके ऊपर डेलिब्रेशन और मंथन और मशवरा चल रहा है। कई जगह के ऊपर इस तरह की चीज़ें आई हैं। इंटरनेशनली तो लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर पूरे तौर पर इसकी परमिशन है, इसकी इजाज़त है। लेकिन इंडिया के अंदर भी वही चीज़ें हैं कि जिस तरह से बैंकिंग के चैलेंजेस हैं, इस तरह लाइफ इंश्योरेंस के भी चैलेंजेस हैं। लेकिन एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से 80-90% जो मुफ्तियान हैं उनकी तरफ से इसकी इजाज़त है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है जी। ओके। दूसरा मसला एजुकेशन का है। मेरे पास पैसे नहीं है, अब हायर एजुकेशन के लिए मुझे एमबीए करना है या एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करनी है, अब या तो मैं लोन लूँ या मैं ना पढ़ूँ। क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिना इंटरेस्ट के तो आप लोन ले नहीं सकते। नहीं, इल्म तो हमारी सबसे बड़ी मीरास है। और एक और बदकिस्मती हुई ओवर द डिकेड्स या ओवर द सेंचुरीज कि हमने इल्म को भी डिवाइड कर दिया, दीनी इल्म, दुनियावी इल्म। हालांकि इल्म एक ही होता है, बिल्कुल। कोई भी दुनिया की चीज़ है। आंखें हैं, आंखें तो रब ने बनाई हैं। अब इस आंखों की जो सर्जरी करनी है, जब तक वो अक्ल सलीम और वो नॉलेज नहीं आएगी तो आदमी कैसे आंखों की सर्जरी कर पाएगा। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें तो वो तो सारी चीज़ें, इल्म का जो समुंदर है वो तो रब्बानी इल्म होता है, फिजिक्स है, सब खुदा की तरफ से आया है। केमिस्ट्री आप उठा लिए, आप फिजिक्स उठा लिए, आप पूरी स्ट्रक्चरिंग उठा लिए, एरो साइंसेज आप उठा लिए, जितनी भी चीज़ें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उठा लिए, नैनो टेक्नोलॉजी उठा लिए, सारी चीज़ें इल्म से मुताल्लिक हैं। अब पहले ज़माने का अगर आप देखें, सदियों पहले, तो फ़र्क ये होता था कि बेसिक इल्म सबको रहता था, सारी चीज़ों का इल्म बुनियादी तौर पे सबको रहता था। स्पेशलाइजेशन उनके उसके एतबार से हो जाते थे। आज शुरू ही से इल्म की जो बुनियाद है वो ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मतलब यानी मदरसे में अगर किसी को भेजा जा रहा है तो अब ये समझा जा रहा है मेजॉरिटी, हालांकि अब थोड़ा सा चेंज आया है, काफ़ी चेंज आया है, कि अब ये मदरसे में चला गया, अब सिर्फ इनको इमाम या मौज़िन या हदीस और कुरान के अंदर ही जाकर इनको पढ़ाना है। हालांकि वो भी एक हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो भी हमारी ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमको दीन मिल रहा है, बल्कि दीन जो है वो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली है ना कि पिछले काफ़ी सालों से तालीम को हमने रोज़गार से जोड़ दिया, रोज़गार से जोड़ दिया। ये एक बदकिस्मती रही है। इसी तरह अगर आप देखें, खुद हिंदुस्तान के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जहाँ पर हमारे बड़े बड़े मदारिस हैं, ये बात मतलब बहुत फिक्र की चीज़ है। और इसके लिए अब काफ़ी लोग फिक्र कर भी रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, जो हमारी क्लर्जी है पूरी, उसकी फिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो आप बात है कि दीनी इल्म को हमने पूरे तौर पर माश के साथ जोड़ दिया और उनका कोई और माश का इंतज़ाम नहीं किया गया। यही चीज़ आप गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, केरला में जाइए, आंध्रा में जाइए, तेलंगाना में जाइए, वहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है। वहाँ पर यह है कि जो इल्म हासिल कर रहा है उसके साथ साथ उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर भी पूरा कायम हो रहा है। अब जब वो अपनी पूरी बात करता है तो वो एक हॉलिस्टिक लेवल के ऊपर बात करता है। जो इमाम साहब हैं उनका पूरा माश जो है वो उनकी इमामत के साथ लिंक नहीं है, बल्कि वो अपने लेवल के ऊपर का, अब वो अपने बिजनेस के बारे में भी जानते हैं। तो एक तरह से दुनिया का जो पूरा कमर्शियल निज़ाम है उससे भी उनको वाकफियत है। अब जब वो बैठकर कोई बात करते हैं अपने सामने वाले ऑडियंस से तो उनकी बात की अहमियत होती है। उनको वो कोई ये नहीं कह सकता भाई आप तो इस चीज़ को जानते नहीं है, वो फौरन कहते हैं भाई मैं तो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं, बात आपकी ये थी कि एजुकेशन लोन के बारे में काफ़ी अब रिलैक्सेशन हुआ है बैंकिंग सेक्टर में भी। बहुत सारे बैंक्स हैं जो अब इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स भी दे रहे हैं। काफ़ी मतलब उनकी परसेंटेज हैं
यानी स्टूडेंट्स को इतने % मार्क्स आना ज़रूरी है, इस कॉलेज में एडमिशन मिलना ज़रूरी है। अभी मेरा जाना हुआ आईआईटी के अंदर भी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जो या तो बहुत लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो दे रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, या कहीं कहीं पर उनका 0% इंटरेस्ट के ऊपर भी उनके ऑफर्स हैं। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट इसका बनाना शुरू किया है। बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो एजुकेशन पे फोकस कर रही हैं। वो साफ कहते हैं आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स आए हैं तो आप हमको सबमिट करिए, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसके जितने भी आपके इनवॉइसेस वगैरह हैं, जो आपके ऑफर्स हैं, वो सबमिट करिए, हम आपको पूरे साल के एतबार से हम आपको ये सैंक्शन करेंगे। तो एक अच्छी बात ये है कि ओवर द ईयर्स अब हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से भी मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर से मिल रहा है, विद इन द कम्युनिटी भी जो है सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी जो है वो किसी चीज के ऊपर अब पैसा खर्च करना चाहती है तो वो अब एजुकेशन शुरू हुआ है। अब किसी से भी आप कहें कि भाई ये 4 बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया है, जामिया में हो गया है, आईआईटी में हो गया है, इनके पास नहीं है, तो अब लोग खड़े हो गए हैं कम्युनिटी के अंदर भी विद इन इंडिया कि वो फौरन इस चीज के ऊपर आमादा हो जाते हैं कि भाई उनकी हम फीस का इंतजाम करें। तो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर, एनबीएफसी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमारे विद इन द कम्युनिटी भी जो है काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी आ गई हैं जो उसके ऊपर चीजों को कर रही हैं। चलिए, तो वो सवालात थे मेरे जो हम किसी पे डिपेंडेंट है, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। अब सबसे बड़ा मसला जो हमारी कम्युनिटी का है वो ये है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपसे एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट अगर पूछूँ, हमारी कम्युनिटी को इस वक्त एजुकेशन के मामले में और हेल्थ केयर के मामले में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कम्युनिटी सपोर्ट डेवलप हो? देखिए, इंस्टीट्यूशंस कायम करने पड़ेंगे जी। मैं बार बार कहता हूँ, अपने जितने भी हमारी ये सब इदारे कायम हुए ओवर द ईयर्स या ओवर द सेंचुरीज, अब तो एक सेंचुरी हो गई ऑलमोस्ट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कितना बड़ा तबका पूरे दुनिया के अंदर है जी। आज इस चीज की फिक्र कर लें कि हम हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में आपको अलीग्स मिल जाएंगे जी। जामिया के लोग मिल जाएंगे, और पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग हर जगह जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एक अलीग और एक जामिया तो बैठे हैं यहीं पे जी, एग्जैक्टली जी। तो इसके अंदर तारिक साहब जरूरत इस बात की है कि हमको अब खड़ा होना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और जिसने इसके ऊपर फिक्र करी और इसको अब ना देखें कि लोग क्या कहेंगे जी। आप कोई भी इदारे के बैकग्राउंड में चले जाएं, जब तक आदमी अपनी कम्युनिटी के लिए अपने आप को बेइज्जत नहीं कराएगा, अपने आप को थोड़ा सा बेशर्म नहीं होगा और लोगों के सामने वाकई में एक अर्ज नहीं पेश करेगा, तो हम चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हम चाहें कि बहुत ही कोजी सिचुएशन के अंदर हम इदारे खड़े कर दें, हम बहुत ही कंफर्टेबल एक सिनेरियो के अंदर कर दें, वो होता नहीं है। आप किसी भी, मुझे हैरत होती है कि गुजरात एक ऐसा सूबा है जो हमारे बॉम्बे से बिल्कुल लगा हुआ है। गुजरात के लोग ज्यादातर ट्रेडर्स थे जी। 100, 150, 200 साल की आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें, बल्कि 300 साल की पढ़ें, ट्रेडर्स थे। एजुकेशन पे उनका कोई बहुत बड़ा टाटा वगैरह, 2-4 लोगों को, टाटा और बिरला को आप छोड़ दिए, 2-4 को छोड़ दिए, ज्यादातर गुजराती कम्युनिटी जो थी वो ट्रेडर्स थे। बॉम्बे में वो आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारी कमजोरी एजुकेशन है। तो अगर आप 50s से उठाइए, तो चाहे पारसी के लेवल के ऊपर आप लें, चाहे इवन मुस्लिम्स के लेवल के ऊपर आप लें, और चाहे हमारे हिंदू भाइयों के लेवल के ऊपर आप लें, बॉम्बे के अंदर 50s से लेकर अब तक 70-75 सालों में, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बात कर रहा हूं, 70-75 सालों के अंदर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने करे, और उन लोगों ने करे जिनके बैकग्राउंड थे, कोई हाई स्कूल पास था, कोई 12th पास था, और मैक्सिमम कोई ग्रेजुएट था। और आज इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स बॉम्बे के अंदर, अगर आप खास तौर से आप जाइए और साउथ इंडिया में आप जाइए, तो आपको वो मिलेंगे जिनके प्रोमोटर्स 50 साल पहले उनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अर्ज थी, चीजों को जोड़ा, अपने यहां से अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए उसके लिए उन्होंने डेडिकेट किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि आज बड़े बड़े हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें से निकलकर कोई आदमी और कोई ग्रुप इस चीज के बारे में नहीं सोचता है कि हम इस चीज के अंदर आगे कैसे फ्रेमवर्क बनाकर इसमें आगे चलें। और ये स्कूल के लेवल से शुरू करना पड़ेगा, कॉलेज के लेवल करना पड़ेगा, और अब तो स्किल डेवलपमेंट खुद अपने आप में एक ऐसी चीज है कि पहले 3 और 4 साल में जो चीज आदमी
कमाने के लायक हो जाता था या अपनी एक स्किल को डेवलप करने के लायक हो जाता था, अब तो एक एक साल में जितना एजुकेशन सिस्टम और खासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जितनी चीजें बढ़ी हैं, अगर आप एक साल के भी अच्छे कोर्सेज आप कर लें, आपको अब जरूरत नहीं है कि 4 साल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग जाके आप करें, आप जाकर 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग करें। अब तो आप छोटे छोटे कोर्सेज करके भी अगर आपने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं तो वो चीज आपको जाकर बेहतरीन तरीके से, इतनी रिक्वायरमेंट है जिसकी इंतहा नहीं है। ये पूरा सिस्टम जो है, जिस हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस फाइनेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिन अदारों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या सूरत हाल है? वो कैसे करते हैं ये सब चीज़ें? नहीं, उन्होंने अपने को अपग्रेड किया। अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई सिर्फ ट्रेडिंग हब नहीं है, अबू धाबी सिर्फ ट्रेडिंग हब नहीं है, कतर सिर्फ ट्रेडिंग हब नहीं है, सऊदी सिर्फ ट्रेडिंग हब नहीं है। दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को और एक्सपर्ट्स को वो लेकर आए, दुनिया के। अगर आज आप कॉस्ट देखें, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी वहां पर आप जाइए तो आपको दुनिया की बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेस्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन शारजा का स्टैंडर्ड आप देखिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई का स्टैंडर्ड आप देखिए, मीडिया के बेस्ट कम्युनिकेशंस के इंस्टीट्यूट्स वहां पर मौजूद हैं, नॉलेज विलेज उन्होंने बनाया पूरे तौर पे। कतर में आप जाइए तो पूरा कतारा उन्होंने पूरा एस्टेब्लिश किया, कल्चर के ऊपर पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट किया। उनकी यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स आप देखिए, कुवैत की यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स आप देखिए, तो उन्होंने इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे वो कि हम सिर्फ जो हम कह रहे हैं हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर, बल्कि अब एक पूरी उन्होंने एक पैरेलल एक पूरी इकोनॉमी खड़ी करी जो कि एजुकेशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम बहुत उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उनको जितना करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन जितने करने चाहिए थे, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर के अंदर उन्होंने काफी काम किया है। और खास तौर से पिछले 30-40 सालों के अंदर जिस सतह के ऊपर वो आज मौजूद हैं, उस रिमार्केबल अचीवमेंट उनका है, तो उनसे हम सीख सकते हैं बहुत चीजें जो है। कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट किया जाए इसमें क्या ऐसी स्कीम शुरू की जाए, ऐसा क्या किया जाए कि विद इन द कम्युनिटी कुछ सपोर्ट सिस्टम एक खड़ा हो? देखिए, इसमें आप मुझे मलेशिया का मुझे कुछ जिक्र कर रहे थे कि वहाँ का कोई सिस्टम है। जी जी जी, मेरा काफ़ी जाना रहा मलेशिया, और वहाँ पर एक पूरा गवर्नमेंट के सतह के ऊपर उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट किया, उसको भी तकरीबन मेरे ख्याल से 40-45 साल हो चुके हैं। तबुंग हाजी, जिनको हम लोगों ने बाद में इनवाइट भी किया इंडिया के अंदर, उनके साथ डायलॉग भी हुआ। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि छोटे से बच्चे के लेवल के ऊपर जैसे ही होता है उसका अकाउंट खोल देते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जो हैं वो बच्चे के लिए कर रहे हैं उसके अंदर। अब बच्चे की एजुकेशन, उसकी आगे की सारी नशोनुमा, उसके स्कॉलरशिप, हद यह है कि उसके हज प्रोग्राम्स भी उसी अकाउंट से लिंक है, और वो एक तरह से वहां पर उनके लिए सीड कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसे कौन, पेरेंट्स जमा करते हैं? पेरेंट्स जमा करते हैं। ओके। तारिक साहब को किसी को हदिया करना है तो तबुंग हाजी के अकाउंट के अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 रिंगिट, 200 रिंगिट, 250 रिंगिट, उसके एतबार से वो बच्चे का बाय द टाइम, और उसको कोई रिक्वायरमेंट है अपनी जिंदगी किसी स्टेज के ऊपर, तो तबुंग हाजी उसको पूरे तौर पे सपोर्ट करता है। और आज तबुंग हाजी इस वजह से इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मलेशिया, ये तबुंग हाजी है। आप जाइए तो KLCC के करीब जो इनका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, उसको जाकर देखें, वो खुद अपने आप में एक ऐसी जगह जहां आदमी विजिट करे, और सबसे ऑर्गेनाइज्ड हज का सिस्टम इन्होंने कायम कर रखा है, स्कॉलरशिप्स का सिस्टम इन्होंने कायम कर रखा है। इनके यहाँ जो औकाफ का सिस्टम है, उन वक्फ प्रॉपर्टीज को कैसे एस्टेब्लिश करना है। अभी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने औकाफ के ऊपर अभी इतनी लंबी चौड़ी डिबेट्स हमारी हुई, लेकिन किसी ने औकाफ की प्रॉपर्टीज को, जो कि नवाडको एस्टेब्लिश हुआ था 2013-14 के आसपास, और बेहतरीन तरीके से वो एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी रेंटल और लीजिंग इनकम, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी, यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर नवाडको कायम हुआ था, और पिछले हमारे सालों के अंदर उस चीज को हम मोनेटाइज ही नहीं कर पाए। हम उन्हीं डिबेट्स के अंदर लगे रहे कि ये वक्त का क्या अमेंडमेंट होना है, क्या चीज होनी है। अरे भाई, आपके पास इतने सॉल्यूशंस हैं कि आप उस चीज को बैठकर एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिससे पूरी इंडियन इकोनॉमी, नॉट ओनली मुस्लिम्स, पूरी इंडियन इकोनॉमी उससे फायदा उठा सकती है। मैं एक्चुअली इसी सवाल पे आना चाह रहा था। आपने तबुंग हाजी की बात की, वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ है, कौन किसके पास मालिकाना हक है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, किसी को नहीं पता, बर्बाद है। इनफैक्ट हम इसमें उलझे हुए हैं कि सरकार अमेंडमेंट ला रही है तो उस पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो अब DDA के पास है, फलाने के पास है। लेकिन अगर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को तरीक़े से उसको मैनेज किया जाए, जैसा आपने कहा कि न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि पूरे इंडिया की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर होगा ये,
तो आज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपने मलेशिया का एग्जांपल दिया, इन दोनों को अगर मैं पैरेलल देखूं, तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैं कम्युनिटी के लिए, इंडिया के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? हर क्या चीज क्या इसका प्लान हो सकता है? तारिक साहब, आप कोई हमको ऑप्शन बताइए कि ये स्टैब्लिश करना है, वो वक्फ के ऊपर स्टैब्लिश हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, मैरिज हॉल्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्लेग्राउंड्स। अब आप इमेजिन, कोई चीज आप बोलिए, वो उन चीजों के अंदर स्टैब्लिश हो सकती है। आपको फ्रेमवर्क ही बनाना है ना भाई। आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकते, छोड़ दिए, आप लीजिंग में आइए। इजारा पूरा एक स्ट्रक्चर है इस्लामिक फाइनेंस का, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर है इजारा। आज आप बात करते हैं डीएलएफ की, डीएलएफ की पूरी इनकम गुड़गांव की उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। मेजर इनकम उनका लीज और रेंटल से आ रहा है। इतने लीज और रेंटल, आप हरमैन की आप बात करिए, सामने के पूरा जो अबराज अलबैत है जिसमें दुनिया के बेस्ट होटल्स मौजूद हैं, उन्होंने उसको पूरा लीजिंग के साथ कंसर्न कर दिया है। कल को इतना खूबसूरत मॉडल बना गए ये सऊदी अरब के पिछले जो बादशाह और सारे लोग थे कि उस अबराज अलबैत से पूरा हरमैन का पूरा निजाम, वहां ऑयल एंड गैस रहे ना रहे, यहां की इनकम से पूरा निजाम हरमैन का चलता रहेगा। हमारे पास हजारों करोड़ की वक्फ की संपत्तियां, और खुद हम अपनी कमी इसको बताते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क पे काम ही नहीं कर पाए। हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने के और सिर्फ लोगों को एक दूसरे के वो करने के, लेग पुलिंग करने के, हमारे अंदर ये बात ही, ये जज्बा ही नहीं पैदा हो। और इसके ऊपर काम हुआ बाकायदा। जरूरत इस बात की थी कि अगर हुकूमत चेंज हुई थी किसी स्टेज के ऊपर, हम जाकर बात करते। देखिए, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, कुछ अपनी ईगोज को हमको दबाना पड़ेगा, पहले अपनी कमियों को पार पाना होगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ में मिलकर हमको जॉइंट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुस्तकिल नॉन इंटरेस्ट फाइनेंस के ऊपर अगर आप देखें एक चीज को, तो उसके अंदर पार्टनरशिप की बात होती है, शेयरिंग की बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है। वहां पर किसी एक का वो नहीं है कि एक का फायदा होता रहे, बल्कि साथ में मिलकर हम एक दूसरे का वो करें, उससे एक दूसरे को फायदा होता है। उमर साहब, मेरा मकसद यही है, सलाम टीवी का मकसद भी यही है कि हम अपने व्यूवर्स को ये बता सकें कि इस्लामिक फ़िनांस क्या है, इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंस क्या है। ये एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम ये बात करेंगे कि चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो, या हम ये बात करें कि यूके में इस्लामिक फ़िनांस क्यों इतना ग्रो कर रहा है। और जब मैं इस्लामिक फ़िनांस की बात करता हूँ, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम शरीयत की बात कर रहे हैं। एक तरीक़ा, एक मॉडल है। बचपन से हमने बैतुल माल के बारे में सुना था, वो ख़त्म हो गया। वक्फ़ की प्रॉपर्टी इसीलिए थी कि अगर आपके समाज में, आपके सोसाइटी में अगर मुफलिस है, नादार है, बेवा है, यतीम है, तो उनकी मदद कैसे हो। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हो रहा है कि वक्फ़ का फ़ायदा उनको है जो पहले से बिलियनेयर हैं। हम देख रहे हैं, और इस सच्चाई को पहले हमको कबूल करना पड़ेगा। तो आने वाले एपिसोड्स में हम कोशिश ये करेंगे कि अपने व्यूवर्स को वो तमाम चीज़ें फ़तवों से दूर, और आपकी आम ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, और उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी कमियों को समझें, और एक विद इन दी इस्लामिक फ़िनांस सिस्टम हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बजाय इसकी सोचा रहे ये तो इंटरेस्ट है, अब मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट देना है मुझे लगता है कि हमको इन सब चीज़ों से भी थोड़ा पार पाना होगा, क्योंकि हराम चीज़ें भी एक वक्त में हलाल हो जाती हैं जब आपके जीने और मरने का सवाल होता है। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारी जो तरक्की है, हम इतने नीचे हैं कि हमें ऊपर आने के लिए वो जीने और मरने वाले कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आने वाले एपिसोड्स में मुझे लगता है कि आप और भी बहुत सारे इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन और जानकारी देंगे। और आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे जानना है इस्लाम के नज़रिए से, इस्लामिक फ़िनांस के नज़रिए से, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उमर साहब की जितनी भी नॉलेज है वो हम आपसे शेयर करें, और मैं भी इसमें सीख पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत।